Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of Basic Electrical and Electronics. I hope all of you are fine and having good days. ओके तो आज का टॉपिक हमारा है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ पावर सिस्टम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी हुज़ैफा, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर। काफी सर वो अच्छे। एक्चुअली आपसे एग्जाम के बारे में भी पूछना था कि आपने 6 की डेट दी थी, जी लेकिन मेरी बात हुई थी उस्मान से, आई थिंक जो अभी जो नए जो बने जो डीलिंग वगैरह कर रहे हैं सब, साद तो वो तो साद या साद हामिद साहब या और हसन इमाम की बात कर रहे हैं आप? नहीं साद साद हामिद। जी जी तो वो कह रहे थे कि अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है और जब होगी तो वो प्रॉपर एक जो है डेट शीट प्रोवाइड कर देंगे। मैं उनसे कर लूँगा। इसमें रिसेंटली ही हमारे कोऑर्डिनेटर चेंज हुए हैं, तो ये पहले चीज़ है ना, कुछ हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी डिसाइड, तो मैं एक दफ़ा उनसे भी कन्वे करके मैं फाइनलाइज़ कर दूँगा आप लोगों को वो चीज़ें। तो इंशाल्लाह, मगर अब अपनी तैयारी रखें। अगर ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी अर्सा ना इसमें दे चुके हैं इस हवाले से, क्योंकि ऑफिशियली जो मिड होता है ना वो 9th वीक में होता है, और आई गेस हम 9th वीक से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हुज़ैफा, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर। सर ठीक। ये जो आपका जो 24 आवर्स का जो आपने पैटर्न बताया था, तो वो किस तरह से, मतलब कि पेपर तो नॉर्मली वही होगा 2 घंटे का जो मिड होता है, इसका मतलब ये है कि 24 आवर्स में हम कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी, पैटर्न जो हमने एक्चुअल में हमें जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम में इस दफ़ा ऑनलाइन में पैटर्न अप्लाई किया, तो वो यही था कि मिड में जो पेपर अपलोड कर लिया था हमने मिड उस पे एलएमएस पे, वहाँ पे आपके पास जैसे अपलोड होगा तो विदिन 24 आवर्स आप किसी टाइम भी उसमें करके अपलोड कर देंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप 2 घंटे में करते हैं, 3 घंटे में करते हैं, तो वो बस उसी मगर वो कि उसमें ये सिर्फ़ इस चीज़ के लिए रखा है कि क्योंकि ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा इश्यूज़ हमारे पास ज़्यादातर फेस कर रहे थे कि बच्चे बहुत सारे हैं कि नेटवर्क के इश्यूज़ आ जाते थे, किसी के पास लाइट नहीं है किसी टाइम पे, किसी के पास क्या इश्यूज़ हैं, और कोई एट अ टाइम सर्वर पे लोड हो जाता था, अपलोडिंग नहीं होती थी, एंड सो उस तरह ना एक स्टूडेंट भी पैनिक मोड में रहता था। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चलो ठीक है, टाइम सफिशिएंट होगा, हर कोई अपने हिसाब से वो देख लेगा। बात क्लियर हुई थी? ये थोड़ा आइडियोलॉजी हमने बैचलर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में भी फॉलो किया था, और इस चीज़ को जो है ना हम जो हमारे पहले वाले कोऑर्डिनेटर थे उससे उससे भी इस तरह की बात थी कि हम इस चीज़ को इस तरह लेके चलें, ताकि इश्यूज़ ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लास्ट आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में भी बड़े इश्यूज़ आए थे, बार-बार रीमिड हो करना पड़ रहे थे। आप लोगों को शायद याद हो कुछ। जी सर। तो सिर्फ़ इन चीज़ों को फ़ोकस सर रखते हुए ताकि एक्चुअली उसका भी इशू था थोड़ा। पता नहीं जी फरमाएँ किस मैं चीज़? कह रहा हूँ सर, इंटरनेट वगैरह का भी इशू था। दूसरा जो मेन इशू जो था वो था जॉब की टाइमिंग्स का। किसी की एग्ज़ 8 बजे थी तो कोई 6 बजे जॉब पे जा रहा होता था। तो हाँ, ये तो बहुत बेटर है। हाँ, तो इसी चीज़ यही इश्यूज़ है ना, आप किसी का मिसाल लो रात को शिफ्ट है, अगर वो मुनासिब समझता है रात के टाइम में पेपर कर दे, किसी को ठीक है सुबह के टाइम में फ्री है, किसी के पास लाइट का इश्यू है। तो अब मेरे ख्याल में 24 घंटे के साइकिल में आप 3 से 4 आवर्स कोई भी ईज़िली निकाल सकता है। मतलब वो मैनेज कर सकता है, ये बिल्कुल सर। ठीक है। तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि किसी को इसके बावजूद भी इश्यूज यहाँ हो, और जब तक कि वो खुद ना उसके बिल्कुल सीरियस ना ले। तो इस वजह से इस चीज को ना ऐसे रखा था। तो मैं दोबारा सर साहब वो साथ साहब से भी इंशाल्लाह बातचीत होगी तो उस चीज़ को क्लेरिफाई कर दूंगा। और बाकी टीचर्स को भी इनिशियली यही इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप जो है अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, ताकि क्लैशेस भी ना आए बच्चों के लिए, और आप टाइमिंग अपनी अनाउंस कर दें, और वो बच्चे ना उस हिसाब से अपने पेपर करें। मार्जिन है किसी के पास, अगर कोई टीचर कहता है कि ठीक है मैं 12 घंटे का रखता हूँ, 24 घंटे का नहीं, तो वो उसकी अपनी मर्जी है, फिर पेपर वो उस हिसाब से रखेगा। और कोशिश यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्यूरी हो तो बेशक पूछ लें। कंटेंट्स के हवाले से मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूं कि कंटेंट जो हमने पढ़ा है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के मेजरली 3 पोर्शंस हैं।
अगर बिग पिक्चर में हम चीज़ों को देखें, एक क्वेश्चन था हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने रेजिस्टेंस, सर्किट, वो वोल्टेज, पावर क्या चीज़ें होती हैं, इनसे रिलेटेड हमने चीज़ें कवर की हैं, और सर्किट्स के कन्वर्जन और सर्किट्स के जो बेसिक लॉज हैं, जिसमें ओम्स लॉ आ गया और सारी ये चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन जो सर हमारा इस सब्जेक्ट का है, जो कि मेजरली फोकस है इलेक्ट्रिकल के जो मेजर जिस तरह मशीन्स हो गई, ट्रांसफार्मर्स हो गए, ये जो हमारा मेन पोर्शन ये। थर्ड पोर्शन हमारा जो इसका है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक के बेसिक चीज़ें हैं, जो मिसाल डायोड, रेक्टिफायर्स, और उससे रिलेटेड हम उस चीज़ों से फेमिलाइज होंगे। तो ओवरऑल हमने फर्स्ट जो पार्ट है कंप्लीट कवर कर लिया, और जो हमारा सेकंड पोर्शन है जिसमें मशीन्स है, स्पेशली मैंने डीसी मशीन्स पे काफ़ी फोकस करवाया है, उस पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। तो वहाँ तक हमारा पूरा मिड का पेपर आएगा। और इस बात क्लियर हो गई? जी सर, क्लियर है। ओके। और सर ये जो आपने एक असाइनमेंट और क्विज लिया था, जी, तो जी। सेक्शनल उसी में फिलहाल पूरे होंगे ना, अभी और तो नहीं लेंगे आप मिड के लिए? नहीं, नहीं, एक्चुअल में मैं इसको क्लियर कर दूँ, मेरा ये शायद मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात कही थी। हमारे 3 असाइनमेंट्स होगी और 3 क्विज़ होंगी। फॉर नाउ मिड के से पहले मैं अभी कोई असाइनमेंट या क्विज़ फिलहाल नहीं दे रहा, क्योंकि मिड बिल्कुल ही करीब ही है 6 को। जैसे मिड खत्म होगा तो मैं एक असाइनमेंट फिर एक क्विज़, इस तरीके से फिर फाइनल से कुछ अर्सा पहले एक असाइनमेंट क्विज़ वो आप लोगों को दूँगा। तो असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से आएँगे। मगर हमारा ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट में 3 असाइनमेंट्स और 3 क्विज़ेज़ होंगे, जिसमें कंप्लीटली 20 मार्क्स आपसे कवर्ड होंगे। ओके सर, क्लियर है सर, थैंक यू। ओके, ओके, गुड। अच्छा, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हों, तो पिछला जो मैंने लेक्चर लास्ट टाइम वो करवाया था डीसी मशीन्स। उससे पहले मैं पूरा डीसी मशीन की वर्किंग, डीसी मशीन का प्रिंसिपल, उसमें क्या है, स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके हवाले से उनकी इक्विवेलेंट सर्किट टाइप्स और उनके प्रॉब्लम्स, उनसे रिलेटेड सारे चीज़ों को कवर करवाया हुआ है। आप उनको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, मिड के लिए भी ईज़ी हो जाएगा, और काफ़ी चीज़ें जो इस हवाले से डीसी मशीन्स के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है हमारा ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जो बहुत सारे डिवाइसेस, कंपोनेंट्स हैं, उनमें ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब अगर यूं कहें तो ये ट्रांसफार्मर अगर पावर सिस्टम से निकाल दिया जाए तो पूरा पावर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो इसमें गलत नहीं होगा इन दिस सेंस, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो होता है कि पावर के फ्लो करना एक जगह से दूसरा। वो कैसे? अर्ली जब बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल अर्ली एज में, जो एडिसन ने सिस्टम शुरू किया था, उस टाइम डीसी सिस्टम्स थे, मतलब डीसी आपके पास करंट था, और उसके उससे से रिलेटेड डिवाइसेस वगैरह होती थी। फिर उसकी एक लिमिटेशन थी। डीसी में यह था कि मिसाल तौर आप डीसी पावर जनरेट कर रहे हैं, फॉर सपोज मैं यूं कहूँ कि कराची के बिन कासम पोर्ट पे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पावर आपने डीसी जनरेट किया, तो आप उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिसाल दो ये बहरिया टाउन या उससे आगे लेके जाएंगे, तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि डीसी सिस्टम जो वायर से गुजरता है, तो सिग्निफिकेंट उसमें जो वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर्स। ठीक है, मतलब जितना, और ये लास्ट टाइम मैंने रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज पढ़े थे, जिसमें हमारा एक जो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी थी वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे थी। अब इसमें डीसी में ये इशू था कि आपके पास पावर यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप उसको दूर दराज, बहुत दूर दराज इलाकों तक पावर नहीं पहुंचा सकते थे। ठीक है, ये एक बड़ी लिमिटेशन थी अर्ली सिस्टम जो डिजाइन किए गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो आया, वो था एसी करंट। ठीक है, जिसको अल्टरनेटिव करंट, जो हमने 2 टाइम्स इनिशियल लेक्चर्स में पढ़े थे। अब एसी करंट जो था, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही था। वो क्या था कि उसको आप जो है मिसाल तौर बेशक प्रोड्यूस उसको आप यहाँ पे करें कराची के बिन कासिम पोर्ट पे, मगर आप लाहौर तक भी उसको इफिशिएंटली पावर को विथ वोल्टेज जो ड्रॉप होता है, उसको वोल्टेज को राइज करके भी आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है,
दैट इज ड्यू टू दी वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ट्रांसफार्मर, सिर्फ वो ट्रांसफार्मर की वजह से। ये कुछ मतलब सिनेरियो समझ में आया कि अर्ली स्टार्ज में वो डीसी सिस्टम तो उसकी लिमिटेड थी, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे वहां पे ही आपको उनको यूज करना। अल्दो अब सिचुएशंस चेंज हो गई हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज में एक नए कॉन्सेप्ट आए हैं, जब इंशाल्लाह थोड़ा उसको कवर कर लेंगे तो उसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू में टच करेंगे। मगर जो ये अर्ली सिस्टम में ये था, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर्स आए। तो ट्रांसफार्मर एक्चुअली में करते क्या है, या उसमें ऐसी क्या चीज थी, वो ये थी कि मिसाल तौर आप यहाँ से बिन कासिम से पावर जनरेट करवाया एसी, ठीक है, उसको आपने दोबारा एक ट्रांसफार्मर लगाया। अब फॉर सपोज बैरिया तक पहुंचा तो आपने यहाँ से 220 वोल्ट भेजा था। अब क्योंकि लाइन की रेजिस्टेंस की वजह से बैरिया तक फॉर सपोज ये हो गया 190 या 180 वोल्टेज डाउन हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर हम इस तरह के लॉसेस को दोबारा इसको मैं 220 कर सकता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट लगा देंगे तो वो क्या करेगा, ये जो वोल्टेज डाउन था इसको अप कर सकते, अप करके फिर दोबारा यहाँ से वो आगे एक और 50 किलोमीटर 100 मतलब जितना भी आप रखते हैं, फिर उसके बाद फिर एक और ट्रांसफार्मर लगे एंड सो ऑन करके हम एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ वोल्टेज मेंटेन करवा सकते हैं टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो फिर ये हो गया ट्रांसफार्मर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस। अब आते हैं कि ट्रांसफार्मर्स है में होता क्या है या ये कैसे काम करते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो साइड्स होती हैं, जिसको मैं आसान वर्ड्स में कहूँ दो साइड्स। वो क्या है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी साइड और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी साइड। ठीक है, अब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड कैसे, इनके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये होता है कि ये प्राइमरी साइड भी एक कॉइल्स होती हैं, जो नंबर ऑफ जो एक वायर होती है वो रोटेट हुई होती है। ठीक है, और सेकेंडरी भी जो होता है एक किसी न किसी एक कोर पे, जिसको हम जिस पे ये माउंट हुआ होता है उसको हम कोर कहते हैं, उस पे दूसरी तरफ जो लगा होता है जहाँ से हम आउटपुट ले रहे होते हैं उसको हम सेकेंडरी साइड कह रहे होते हैं। तो उस पे भी नंबर एक जो आपके पास कंडक्टर है रोटेट हुआ होता है, जिस तरीके से हम पंखों में या अपने मोटर्स में देखा होगा, इस तरीके से वो रोटेट हुए यहाँ पे वायर्स होते हैं। तो इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारे पास दो तीन जो प्रिंसिपल्स मैंने डीसी मशीन्स में भी पढ़ाए थे, वही प्रिंसिपल हमें यहाँ पर भी हेल्प करेंगे इस चीज की वर्किंग को समझने के लिए। पहला प्रिंसिपल क्या था, सबसे पहला था मैंने डिस्कस किया था एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स क्या कहता है कि भाई आप कब किसी भी करंट कैरिंग वायर जो है उस उसके अराउंड मतलब किसी भी कंडक्टर में हम जब करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये बात याद है उज़ैफा, अगर याद हो, वकास खान साहब? जी सर। ठीक है, अब क्योंकि डीसी पहले उसमें हम डीसी मशीन में अप्लाई कौन सा करंट कर रहे थे, डीसी करंट अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। जब तक वो करंट कांस्टेंटली फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट जनरेट हो। चलो ये बात अंडरस्टैंड है। दूसरा प्रिंसिपल जो हमने जिसका जिक्र किया था या जो पढ़ाया था वो ये था कि जो उसको हम कहते हैं फेराडे लॉ। वो क्या कहता है कि आपके पास एक कोई भी कंडक्टर अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब रिलेटिवली यूं कहें कि या तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो उसमें आप कंडक्टर को एक्सीलेट करवाएं, मतलब ये सही समझो कि जिस तरह एक आपके पास कांस्टेंट मैग्नेट है मगर उसमें आप वायर को ना अपने एक्सीलेट करवा रहे हैं किसी भी तरीके से, वो आपका हमारा मसला है। तो उसमें क्या होगा, उस ड्यू टू द एक्सीलरेशन आपके पास उस कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इसका तो अगर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से सोचें, वो ये हो सकता है कि हम कंडक्टर को अगर मिसाल दो कांस्टेंट रखें और इस मैग्नेटिक फील्ड को किसी न किसी तरीके से एक्सीलेट और डीएक्सीलेट करवाएं, क्या इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा? अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ हाँ होगा। फेराडे लॉ बस ये कहता है कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक एक रिलेटिव कोई एक्सेलरेशन हो, या तो रोटेटिंग आपका कंडक्टर एक्सेलरेशन में हो या आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सेलरेशन में हो। वो हमारा इश्यू है कि हम उसको किस तरीके से करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पर ट्रांसफार्मर में इसने बड़ी हेल्प की। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो एसी करंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एसी करंट का ये फायदा हुआ कि हमारे पास एसी करंट
को जब हम इस कॉइल से गुजार रहे थे, तो इसमें क्योंकि एम्पियर्स लॉ तो यही कहता है कि भाई एक आपके पास वायर में, कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है होगी। हमने क्या किया, नंबर ऑफ वायर्स के टर्न बढ़ा दिए तो उससे मैग्नेटिक फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग उसमें जनरेट होगी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड थी, अब जब एसी करंट देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी। बात समझ में आ रही है? अब मतलब प्राइमरी साइड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है मगर वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी। अब उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट ये हुआ क्योंकि अब दूसरी कॉइल हमने क्या किया, उसके करीब ही एक दूसरी कॉइल रख दी। अब वो जो आपके पास कॉइल, जो दूसरी कॉइल है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं, उसके पास जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करती है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। बात समझ में आई या नहीं? सर वो तो समझ में आ गई, लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल जो हमारा इनलेट आ रहा है एसी करंट है वो हम्म 190 है वोल्ट फॉर सपोज। तो हम्म, उसने यहाँ पे हमारी प्राइमरी कॉइल के अंदर जो है डिसकंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। तो इसी के रिलेशन में देखा जाए तो हमारा जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो हमारे पास जो करंट जनरेट होगा तो वो भी 190 होगा, होना हाँ, चाहिए आई मीन। नहीं, इसमें डिफरेंस है। अभी उसी पे आता हूँ, वो हमारा क्या कहते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। और अब जिस तरह आपका कहने का मतलब ये है कि वहां से अगर 190 आ रहा है तो यहाँ पर भी 190 ही होगा सेकेंडरी साइड, यही एक्चुअल में आपका सवाल है। मतलब आप जी सर जी। ठीक है। हाँ, वो जो डिपेंड करता है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब वो कैसे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप वही था। अब मैं अभी इसको जिक्र करता हूँ क्योंकि आपको सवाल आया, अब अभी इसको मैं जिक्र करता हूँ। ये था कि मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मतलब कॉइल को जनरेट करने के लिए उसके रोटेट करते हैं ना, तो हम हर हर एक कंप्लीट रोटेशन को, वायर की एक कंप्लीट रोटेशन को कहते हैं टर्न। अगर मैं वायर को 100 दफा टर्न करूंगा तो मैं कहूंगा इसके नंबर ऑफ टर्न 100 है, ठीक है। इसी तरीके से जो मैं सेकेंडरी में जो कॉइल रख रहा हूँ, उस कॉइल के भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। यहां तक बात क्लियर है? जो आपका वोल्टेज का सेकेंडरी में अप होगा या डाउन होगा वो डिपेंड करता है इन नंबर ऑफ टर्न्स पर। आई बात समझ में? सिंपल वर्ड्स में यूं कहूं कि अगर आपकी प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड से कम है, मतलब उसका यूं कहूं कि सेकेंडरी साइड के आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दी प्राइमरी, तो आपके पास इसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा वो आपके प्राइमरी साइड से ज्यादा होगा। इसको और सिंपल यूं कर दें कि अगर यहाँ पे 190 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है 100, तो मुझे इसको ज्यादा करने के लिए इस साइड पे, जो सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज को ज्यादा करने के लिए 100 से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखने। बात क्लियर होगी हुजैफा? जी सर अब क्लियर है। ठीक है। तो इस बेस पे ट्रांसफार्मर्स की एक क्लासिफिकेशन हम बना होती है, वो अभी नीचे है, मगर मैं अभी ये आपको जिक्र उसका कर लेता हूँ। तो ऐसे ट्रांसफार्मर्स जो कि आप जितना उसको अप्लाई करते हैं वोल्टेज, उससे ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो तो उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। बात क्लियर हुई? यस और सर। और जो दूसरे ट्रांसफार्मर्स जिसमें आपके पास जो सेकेंडरी साइड पे आउटपुट आए वो आपके प्राइमरी साइड से कम आए, तो उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। आपके ख्याल में ये जो स्टेप डाउन की कभी जरूरत पड़ेगी हमें ट्रांसफार्मर की? मतलब आप अपनी एक जनरल सेंस में आप बताएं, आपका आइडिया क्या कहता है? सर इसकी ज़रूरत हमें वहाँ पड़ेगी जहाँ पे हमारी पावर जनरेशन हो रही है, या मे बी अगर हमारा जो स्टेप स्टेप अप डाउन की ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप जनरेशन, डाउन की बात कर रहा हूँ। जी जी, स्टेप अप से अगर ज़्यादा आ रहा है और हमारे पास कोई ऐसी इक्विपमेंट है जो उस उतने वोल्टेज के ऊपर जो है ट्रिप कर जाएगी, तो उसके लिए हम स्टेप डाउन यूज़ करेंगे। एक्चुअली डिफरेंट सिनेरियो सही है कि हमारे पास जो एक्चुअल में स्टेप डाउन जो वोल्ट जो है ना, वो हम जनरेशन साइड पे नहीं करते। जिस तरह आप कह रहे थे ना, जनरेशन साइड पे हम स्टेप डाउन यूज करें, मगर एक्चुअल में इसके रिवर्स है। जनरेशन साइड पे हम जो ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं वो स्टेप अप होता है। अब उसकी एक अलग वजह है, वो उसकी अलग वजह ये है क्योंकि जनरेशन का जो वोल्टेज होता है ना, हमें उससे कई गुना ज्यादा वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ज्यादा वोल्टेज पे ट्रांसमिट क्यों करते हैं?
अब उसकी वजह ये है कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना आपका करंट कम हो जाएगा फॉर द सेम पावर। मतलब मैं अगर कह रहा हूँ 1 किलोवाट पावर मुझे ट्रांसमिट करना है, तो 1 किलोवाट को ट्रांसफर अगर वोल्टेज मेरा जो है 100 होगा, तो मुझे करंट वहां पर जो है ना 10 एम्पियर होगा। अगर मेरा वोल्टेज ही 1000 होगा, तो वहां पे करंट जो है मेरा 1 होगा, क्योंकि मुझे जो पावर क्या होता है, पावर होता है आपका वोल्टेज एंड करंट की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। अब हमारी हमेशा ट्रांसमिशन में कोशिश ये होती है कि करंट की वैल्यू लेस हो और वोल्टेज बेशक हाई हो जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। अब ये जो है ना हमारा जो ट्रांसमिशन में इसको क्या कहते हैं कि हाई वोल्टेज पे हम रखते हैं, और यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो बहुत हाई वोल्टेज पे। हालांकि हम घरों में अपने पावर जो यूज करते हैं, या हमारे पास घरों में जो इनलेट्स होते हैं उसमें 220 होते हैं। ठीक है। मगर हमारे पास जो जनरेशन में आपने सुना 11 केवी की भी लाइन आपने सुना होगा, या ये बहुत हायर लाइन है, ये 1100 वोल्ट की लाइन है, इस तरह सुना होगा। ठीक है, कि वो क्या हम हायर पे ट्रांसमिट करते हैं, फिर उस ट्रांसमिट को जब हम घरेलू के तरफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, तो फिर उसको वोल्टेज को डाउन करते हैं। तो ऐसी जगहों पे हमारे वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, जहाँ पे हम 11 केवी को फिर बहुत नीचे वोल्टेज लेवल जो 400 वोल्टेज पे हम उसको लेके आते हैं 3 फेज में, और फिर उसके बाद हम अपने घरों में 200 220 के हिसाब से हर पर फेज जो है ना हमारे पास पहुंचता है पावर। बात क्लियर हो गई? मतलब एक थोड़ा सा सिनेरियो आपको ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंस और वर्किंग का कुछ बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब इसी की इक्वेशंस है जो मैंने नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह का कहा, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ बोल दिया। अब जाहिर बात है इसकी कैलकुलेशन होगी कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स का करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसकी इक्वेशन है। तो जिसका मैंने अभी जिक्र किया वो जो आपके पास है, वो यहाँ पर वर्किंग पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। A transformer is a static piece of device by means of which an electric power is transformed from one circuit to another circuit without change in the frequency. ठीक है। A transformer operates the principle of mutual inductance. ठीक, क्या होता है, ये आपकी प्राइमरी साइड है, इस पे जो नंबर ऑफ जो रोटेशन उसको N1 कहते हैं, और जो सेकेंडरी साइड है उस पे जो टर्न्स होते हैं उसको N2 कहते हैं हम। और यहाँ पर हमारा लोड कनेक्टेड हो रहा है। लोड मींस जो पावर यूज करने वाले कंज्यूमर साइड जिसको भी पावर चाहिए होता है वो होता है, और यहाँ पे हमारा सप्लायर साइड होता है। और बीच में ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कोर कहते हैं। और इस कोर में क्या होता है, ये जो इस कोर में फ्लक्स मतलब ट्रेवल करता है या कंडक्ट होता है। वो क्या फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वही मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर जो करंट आपके पास ये जो रोड आप यहाँ इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉइल से हम कहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इससे गुजरे, ताकि हमारा इसमें ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो। ठीक है। तो वो जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ट्रेवल करेगी वो थ्रू दी दिस कोर। आई बात समझ में? तो एक बहुत ही क्या कहते हैं कि सिंप्लीफाइड ट्रांसफार्मर का ये आपके पास जो डायग्राम बना हुआ है। इससे रिलेटेड अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बेशक पूछ सकता है। ठीक है, आई होप कि आवाज सबको क्लियर आ रही हो। अगर नहीं आ रही है तो मुझे काइंडली कन्वे कर दिया मैसेज। अच्छा, तो ये जो है मैंने जिसको जिन नोट्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें ये चीजें लिखी हुई है, मैं यही शेयर भी करूंगा आपको आपके साथ एलएमएस पर। अच्छा, ये हमारा है इसी तरह के ट्रांसफार्मर की सिंबल। मतलब ये इंडिकेट करता है कि हमारा ये ट्रांसफार्मर है। और N1 और N2 इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ N1 होता है प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टर, N2 इज द सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे उसकी प्राइमरी उसकी है। अब जो हम नेक्स्ट में है कि जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा वो किस तरीके से होगा, मतलब उस कितना होगा, तो उसकी इक्वेशन ये है।
when an alternating voltage V1 is applied to the primary winding, मतलब जब हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे मगर वो वोल्टेज एसी अल्टरनेटिंग तो उसकी ऑलरेडी वो वोल्टेज होता है ना साइनोसाइडल फॉर्म में और आइडियल केस में कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो यूं एक्सीलेटर होता है, फिर जो हमारे पास तकरीबन 330 के तक वोल्टेज जाता है, फिर दोबारा वो नेगेटिव होता है -33 330 वोल्ट तक, एंड फिर दोबारा 330 तक जाता है एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली 1 सेकंड में 60 साइकिल्स कवर करता है। तभी इसको हम कहते हैं कि हमारे पावर सिस्टम जो है वो 60 हर्ट्ज का होता है। 60 हर्ट्ज पे आपने अक्सर देखा होगा कि सॉरी 50 हर्ट्ज, ठीक है, और 60 हर्ट्ज का वहां पर है यूरोपियन सिस्टम या अमेरिकन पे, वहां पे फिर वो 50 हर्ट्ज का है, मगर वहां पे फिर वोल्टेज डाउन हो जाता है, वहां पे वोल्टेज जो चलते हैं 120 या 110 के रेंज में चलते हैं। हमारे पास जो सिस्टम्स हैं जो तकरीबन इंडिया हमारे जो एरियाज हैं ये 220 और 50 हर्ट्ज पे हैं, ठीक। तो ये जो वोल्टेज मतलब जी हुजैफा, आपने रेज हैंड किया। जी हुजैफा, मैं आपको सुन रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो कि आपका माइक कनेक्टेड है या नहीं। ठीक ठीक, जी हुजैफा फरमाएं। ओके, सर आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल अब आ रही है। आप कुछ कह रहे थे? अब हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि एक जनरल टर्म होती है कि वोल्टेज ड्रॉप हो गए, तो हम्म, वो किस वजह से होते हैं? वो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है या उसकी क्या वजह क्या होती है? वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब देखो देखना पड़ेगा ये वोल्टेज ड्रॉप होना जो है ना वो सिनेरियो किस में क्या है। जिस तरीके अभी पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट हुआ था, अगर आपको याद हो कुछ अरसा अभी रिसेंटली हुआ था, तो जी उसमें सर, मैं हमारे एक्चुअली उसी पे हाँ, आना चाह रहा था हाँ उसमें क्या हुआ कि जो था। उन्होंने जो रीजन दिया था कि हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई थी, तो हाँ मैं आना उसी पे जा रहा था। एग्जैक्टली अच्छा फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई थी। असल में ये पूरा पावर सिस्टम का मैकेनिज्म है। मैं इसका देख आपको क्विकली बता दूं वो होता क्या है कि हमारे जो सिस्टम जो है ना जो एसी का जिस तरह मैंने जिक्र किया ना कि फायदा ये है कि हम दूर दराज तक पहुंचा सकते हैं, मगर एसी सिस्टम का पावर का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। वो ये है कि हम एसी पावर को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी वजह मतलब ये बनता है कि एसी पावर आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही जनरेट करते हैं। मतलब ये जो जनरेशन एंड कंजम्पशन का जो आपके पास वो रेशियो है ना ये जनरेट हो रहा है और उसी टाइम ही आपके पास कंज्यूम हो रहा होता है। तो ये जो क्या होता है कि मिसाल तौर अब वहां पर हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उस हिसाब से जनरेटर्स को फॉलो करें और उस हिसाब से जनरेटर्स को हम जो है चलाते रहे। अब क्या हुआ उसमें जो बता रहे हैं जो रीजन मेन आया था वो ये था कि हमारे पावर सिस्टम में मिसाल दो रिक्वायरमेंट हमारी थी, अब जो सिस्टम रिक्वायर्ड है उससे आला सडन एक जनरेटर जो ना किसी वजह से खराब हो गया और एक बल्क ऑफ पावर जो है वो आपका डाउन हो गया, मतलब सिस्टम से निकल गया। अब उस सिस्टम से जब निकलने की वजह से क्या होता है कि जब आपका वोल्ट जो एक पावर का जो जनरेटिंग यूनिट निकलता है तो उसमें ये होता है कि आपके जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है ना वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखने के लिए अव्वल तो इस तरीके का बहुत रेयर चांसेस होते हैं या ओके इस तरह हो कि आपका एक सिस्टम डाउन जब फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही होती है ना तो सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया होता है कि एक उसको कहते हैं जो रिलेज फ्रीक्वेंसी रिलेज, मतलब जब भी फ्रीक्वेंसी एक रिक्वायर्ड लेवल से कम या ज्यादा होगी तो वो रिले क्या करेगा उस पार्ट ऑफ द नेटवर्क में जिसमें जहां पे फॉल्ट या मसला है उसको बाकी नेटवर्क से अलग कर देता है। तो उसको हम कहते हैं कि हम जो हेल्दी पार्ट को जो फॉल्टी पार्ट है उसको हम हेल्दी सिस्टम से सेपरेट कर देते हैं। मगर वो फ्रीक्वेंसी इतनी उस दिन ऑल ऑफ सडन चेंज हुई थी या ड्रॉप हुई थी कि वो जो हमारे फ्रीक्वेंसी रिले जो सिस्टम थे उनको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने में जो है टाइम नहीं मिला और वो एकदम सिस्टम पूरा कैस्केड सिस्टम मतलब एक डाउन हुआ फिर दूसरा डाउन हो गया एंड सो ऑन पूरा ब्लैकआउट हो गया मतलब सारे। तो ये सिस्टम था।
तो जो फ्रीक्वेंसी इसमें जो होते हैं ना, एसी में 2 पावर्स होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव पावर, दूसरा होता है रिएक्टिव पावर। ठीक है? दोनों का कंट्रोल जो जनरेशन में कुछ ये होता है कि जब आप एक्टिव पावर को जनरेट कर रहे होते हैं और दूसरा रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहे होते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल हो रहा होता है, मतलब वोल्टेज मिसाल दो, एक्टिव वोल्टेज फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल, और दूसरा जो उसमें आपका रिएक्टिव होता है वो वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा होता है। 2 पावर है, एक फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल हो रहा है, दूसरा आई बात समझ में हुज़ैफ़ा? जी सर। सर ये आप जो रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव की बात कर रहे हैं, ये वो साइकिल तो नहीं है कहीं कि मतलब अप वाली जो ऊपर वाली साइकिल है वो रिएक्टिव और नो, जो नो, डाउन नो, वाली नो, नहीं, नहीं। साइकिल। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। असल में ये जो है ना, ये उसको हम नहीं कहते। रिएक्टिव और एक्टिव पावर जो होते हैं कि हमारे सिस्टम में, इसको मैं यूँ कहूँ कि जो एक्टिव पावर होता है ना वो कंज्यूमेबल होता है, मतलब उस वो यूटिलाइजेबल होता है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। जो रिएक्टिव पावर होता है वो सिस्टम में सर्कुलेट कर रहा होता है, मगर वो कंज्यूम नहीं होता। ये जो कॉन्सेप्ट असल में मतलब सब एक्टिव पावर जो होता है सर, जो एक्टिव पावर होता है हम उसको स्टोर कर सकते हैं, और रिएक्टिव सिर्फ हम उसको एक साइकिल चला सकते हैं, जब तक नहीं, चल नहीं, रही है नहीं, साइकिल ठीक है, तो नहीं। हम हम उसको। स्टोर जो कर सकते हैं वो हम डीसी पावर को कर सकते हैं। ठीक है? एसी को कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अगर एसी को पावर स्टोर करने का हमारे पास सिस्टम मतलब आ जाए ना, तो मेरे ख्याल में फिर तो काम पावर सिस्टम की बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी वैसे ही हल हो जाए। मगर ऐसा नहीं है। हम एसी को भी स्टोर करने के लिए क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उसको पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यूज विद द हेल्प ऑफ द रेक्टिफायर्स और कन्वर्टर्स। फिर उसके बाद उसको स्टोर करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको अगर याद हो कि टेस्ला कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन की बैटरी बनाई थी। वो भी एक्चुअल में क्या था, वो डीसी पावर स्टोर कर रही थी। एसी पावर का सिस्टम स्टोर होने का कोई चांस ही नहीं है। आई बात समझ में? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, क्लियर है यस सर सर। अभी तक तो। ठीक है। तो अब वो जो पावर सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो तो बहुत ही अपनी जगह, क्योंकि इसको अलग-अलग कोर्सेज़ में होता है। इस ये जो आप अभी मैं जिसका ज़िक्र कर रहा हूँ, एक्टिव, रिएक्टिव, इसमें किसमें क्या होगा, इस चीज़ को हम करते हैं कंट्रोल ऑफ पावर फ्लो, वो होता है पावर सिस्टम एनालिसिस, पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है? और जो हम जो जिसकी मैं ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ, वो ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं। फिर उसमें हम वो पूरा अलग अलग सब्जेक्ट है। फिर जब हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास पावर जो मैं कह रहा, जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि हम 11 केवी से फिर हम जब उसको डाउन करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइज़ेशन पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसमिशन साइड का भी इसमें यूटिलाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है। मगर इसका जो की समझो कि हम जिसको हम कहते हैं ना अक्सर कि इसका सोल या इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ना, वो यही है जो यहाँ पर मैं जिसका ज़िक्र कर रहा हूँ। हाँ, बाकी उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, फिर उस सिस्टम को उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो हम तो बहुत ही समझो कि की कंपोनेंट्स को समझ रहे हैं, उसकी बेसिक साइंस समझ रहे हैं। ये जो सिस्टम्स हैं वो अलग हैं। मेरा खुद जो एक्चुअली में जो मास्टर्स है वो पावर सिस्टम से रिलेटेड है, तभी मैं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मगर वो हमारे सब्जेक्ट के सेंस से फिर आउट हो जाते हैं हम। सर 6 तारीख को जो एग्जाम है, जी, जी। तो सर उसमें क्या क्या कौन से टॉपिक्स हैं, सारे हैं जितना भी आपने कवर करवाया? उसमें मैंने पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो इसमें जो हमने अभी तक मतलब ट्रांसफ़ार्मर को चलो मैं बहुत लाइट टच कर दूँगा, मतलब ना बाकी इसके अलावा जो है हमारा जो डीसी मशीन्स तक तो कंप्लीट आपका उसमें से आएगा। जिसमें मैंने सर्किट्स बेसिक्स से लेके सर्किट्स का, फिर सर्किट्स के जो लॉज़ थे, उसके बाद फिर जो मैंने उसमें वायर डेल्टा का करवाया था, केवीएल, केसीएल को टच किया था, फिर से कोई रिलेटेड सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे। उसके बाद फिर मशीन्स का पार्ट स्टार्ट किया था, फिर मशीन्स के बाद फिर मशीन को कंप्लीट विथ प्रॉब्लम्स मैंने करवाया था। तो वहाँ तक तो कंप्लीट है। ट्रांसफार्मर को इतना ज़्यादा नहीं होगा, अगर होगा तो डेफिनेशन की हद तक यहाँ 1-2 चीज़ें बेसिक चीज़ें होंगी जो होंगी, मगर ये फिर फाइनल के पार्ट में आ जाएगा। अच्छा, बात क्लियर हो गई? अभी कोई क्यूरियस है रिलेटेड तो वरना मैं आगे बढ़ूँ?
नहीं सर, कंटिन्यू करें आप। ओके ठीक है। अच्छा मुझे एक जहन में एग्जांपल आ गया, मैं सिर्फ शेयर कर देता हूँ। वो ये कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर का जो एक अक्सर ना एग्जांपल देते हैं, वो इस तरीके से देते हैं कि मिसाल और अगर हम जब पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स, कोक या पेप्सी या इस तरह की कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जब वो बहुत चिल्ड होती है तो आप उसको जब प्रेशर से उसमें किसी गिलास में डालते हैं तो वो आपका गिलास में एक्चुअल पेप्सी बहुत कम आई हुई होती है, मगर उसके ऊपर जो दूसरी इसकी झाग जो होती है वो अच्छी खासी भरी हुई होती है। तो ये एक्सपीरियंस किया होगा ना। जी जी, ठीक है। वो तो इसमें जो कार्बोनाइज एयर वगैरह। हाँ बिल्कुल, अब उसके केमिकल अलग डिफरेंट रीजन है, मगर जो एनोलॉजी इस तरीके से समझें कि वो जो झाग होते हैं ना वो एक्चुअल में समझो कि प्रेजेंट तो होता है मगर वो कंज्यूमेबल नहीं है। जो एक्चुअल पावर ये जो वो उसको हम कहते हैं यहाँ पे रिएक्टिव पावर आपके। और ये जो आपके पास नीचे एक्चुअल पेप्सी होती है जो कि ड्रिंकेबल होती है, उसको हम कहेंगे एक्टिव पावर और वो रिएक्टिव पावर। बात क्लियर होगी। ये सिर्फ एक एनालॉजी जहन में रखने के लिए ताकि जो है ना चीजें आपको जहन में क्लियर रहें, याद रहने में आसानी रहती है इस तरीके से। अच्छा तो हम कहाँ थे कि हम जिक्र कर रहे हैं, हाँ जब इस पे एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अब एसी तो चेंजिंग है, उसमें एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से वो कंटिन्यूस वोल्टेज जो अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो जब वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा है तो उसमें करंट का भी वही सेम तरीका होगा, वो भी चेंजिंग करंट होगा। तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैथमेटिकली जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो ये होगा। आई बात समझ में। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। जी सर। ठीक है, ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट हुई चेंजिंग, उस हिसाब से वोल्टेज इंड्यूस हुआ। सिमिलरली सेकेंडरी में भी वही होगा। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में आता हूं, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखाना चाह रहा हूं। अभी टॉप आएंगे, वो ये है फॉर्मूला, ये वाला जिसका रिलेशन में पता, अभी इस पे आऊंगा। वो ये है, आपके पास जो वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का जो रिलेशन है वो ये बनेगा। बात क्लियर हुई कि मतलब आपके पास वोल्टेज E1 अपान E2 इज इक्वल टू N1 अपान N2, और इनके जो रेशियोज हैं इसको टर्न रेशियो भी कहा जाता है, ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहा जाता है। कि मिसाल में प्राइमरी को आपको बता दूं कि प्राइमरी है आपके पास 100 और सेकेंडरी है 200, तो इसका रेशियो होगा आपके पास क्या 2। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो इनपुट आप जितना देंगे उसका 2 टाइम्स आप वोल्टेज आएगा आपका सेकेंडरी का। ये मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट जंप किया है मैंने। तो सर हम इससे नंबर ऑफ टर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल कि हो अगर सकता हमें है। इनपुट और आउटपुट पता है तो हम कितनी टर्न्स रखेंगे, तो यही वैल्यू हाँ है। इसमें फॉर्म, हाँ ये एग्जैक्टली ऐसे ही है, मगर 4 पैरामीटर्स है ना, सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न एंड प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न। मतलब किसी भी इक्वेशन में आपके पास एक वेरिएबल छोड़ के बाकी वैल्यूज हो तो आप उस एक वेरिएबल को मालूम कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट कैसे यहाँ पर भी है कि आपके पास अगर किसी एक साइड का प्राइमरी वोल्ट टर्न पता हो और आपके पास वोल्टेज रेशियो पता हो, तो आप उससे सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही, और इसके ही हम प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा बात समझ में आई। तो ये था जो मैं डायरेक्ट उस पर जंप मैंने किया था। अच्छा अब ट्रांसफार्मर की भी टाइप्स, यहां तक क्लियर है सबको, इसी में किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ के तक? मतलब अभी तो सिर्फ ये प्रिंसिपल था कि यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जब फ्लो करेगी तो यहाँ पे ये कॉइल रखी हुई है जो कि ये भी कंडक्टर है, और अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन इसमें क्या होता है कि आपके पास इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, और वो जो वोल्टेज है वो आपके जो उस वोल्टेज की वजह से फिर करंट इंड्यूस होगा, और सिमिलरली आपके पास वो करंट जो है उस लोड में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये बेसिक प्रिंसिपल ये है। और किसी ने एक सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है, कोई पूछ सकता है
या किसी के जहन में आ रहा है? देखते हैं कौन पूछता है वो। सर ये लोड से रिलेटेड तो नहीं है जहाँ पे आप एसी स्टोर कर रहे हैं? एसी स्टोर तो होता ही नहीं है, यूज होता है। नहीं तो नहीं, अभी आपने एक टर्म बोली है ना कि लोड में जाके एसी स्टोर हो रहा है। मतलब स्टोर, मेरा मतलब कहने का यूज हो सकता है, मैं वो स्टोर का टंग स्लिप हो गया। मेरा मतलब है यूज हो रहा है। पावर एसी जो है ना स्टोर नहीं होता। अल्दो स्टोरेज के फिर डिफरेंट मैकेनिज्म हम करते हैं, फिर भी बहुत सारे तरीके मतलब अपनाए, मगर डायरेक्टली हम स्टोर नहीं कर पाते। ठीक, वो दूसरे तरीके हैं हमारे पास, एप के थ्रू, पंप, हाइड्रोलिक पंप के थ्रू। अभी आजकल एक नया ट्रेंड आया, ग्रेविटेशनल स्टोरेज सिस्टम है। तो वो एक अलग है, जिस तरह कि हमारा जो बैटरी है वो एक केमिकल स्टोरेज सिस्टम है, मगर हम उसको किसी और तरीके से मतलब मैकेनिज्म्स बनाते हैं, मगर डायरेक्टली कभी भी वो स्टोर नहीं होता, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये कंज्यूम ही होता है। मगर एक सवाल यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर चीज क्लियर होगी तो जहन में आना चाहिए। चलो नहीं आया तो फिर मैं वैसे ही बाद में पूछ लूंगा। नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, चलो ठीक है, चलो मैं जैसे ही चीजें आएंगी ना तो मैं उसमें जिक्र करूंगा। तो ये वोल्टेज हमारा उसमें आ गया। अच्छा, सवाल जो एक दूसरी बात ध्यान में ये रखें, अगर ये आपको हो आप ऐसे हो सकता है कि मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ वोल्टेज मिसाल दो 10 वोल्ट और आउटपुट में आ रहा है 20 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी सेकेंडरी साइड पे पावर बढ़ गया? आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग या एक इंट्यूटिव एनालिसिस क्या कहती है? सर इसमें दो होते हैं ना, एक पावर अप होता है, पावर डाउन होता है। ट्रांसफार्मर तो दो तरह के होते हैं। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, पावर अप और पावर डाउन ये आपने नया टर्म दे दिया। स्टेप अप वोल्टेज, स्टेप डाउन वोल्टेज होता है। भाई स्टेप अप स्टेप डाउन सर, मतलब वही स्टेप अप हो रहा है, हाँ, वोल्टेज बढ़ रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ तो स्टेप तो अप है, और एक तरफ से दूसरी तरफ वोल्टेज डाउन हो रहे ड्रॉप हो रहे हैं तो वो स्टेप डाउन है। इसका मतलब ये हम यूं ले सकते हैं कि क्या हमारे पास मैं 10 वोल्ट जनरेट करवाऊं और उससे फिर 220 करवा दूं, फिर मैं अपना मोटर चला दूं? क्या ये सर पॉसिबल? ये जो आपने टर्म यहाँ पे यूज की थी कि पावर की, तो पावर तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पावर तो जो है हमारा वोल्टेज और करंट का मल्टीपल है। अब एग्जैक्टली, वोल्टेज एग्जैक्टली, हमारा एग्जैक्टली। बढ़ रहा है तो आपकी आवाज कट रही है, आई डोंट नो नेटवर्क इशू आपकी तरफ है या मेरी तरफ है, मगर पॉइंट बिल्कुल मेरी यही। इसमें इन आइडियल कंडीशंस जो आपके पास प्राइमरी साइड पे और सेकेंडरी साइड पे पावर बराबर होते हैं। ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को नहीं बढ़ाता, पावर सेम ही रहता है। हाँ, अलबत्ता वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है। तो उस वजह से हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन का जो मतलब इन द सेंस ऑफ द वोल्टेज लिया जाता है, ना पावर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी एक पैसिव डिवाइड है, ये पावर जनरेट नहीं करता। हाँ, इसको एक ट्रांसफॉर्म करता है, एक वोल्टेज को दूसरे हायर कर देता है, लोअर कर देता है, इवन सेम रखता है। ठीक है, तो उस बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है ना, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, इवन एक ऐसा भी ट्रांसफार्मर्स है जिसमें हम जितना हम प्राइमरी में देते हैं उतना ही सेकेंडरी में हमें मिलता है। ठीक है, ऐसे भी ट्रांसफार्मर्स हैं, मगर उसका क्या वजह हो सकती है, क्या जरूरत पड़ सकती है लॉजिक से? आपको लगता है ये कि इसकी जरूरत पड़ सकती है? सर किस चीज की रिपीट किएगा थोड़ा। मैं